नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास का 27वां क्लास है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कृषि के प्रकार। इसके यह आपका पहला वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1 है। इससे संबंधित कुछ कुल आपके 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो चैप्टर कृषि के प्रकार, यह केवल आपके ग्रामीण विकास में ही नहीं, विभिन्न प्रकार के ऑल वनडे एग्जाम, टेट सीटेट के एग्जाम और एसएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह इसका आपका पार्ट 1 है और ग्रामीण विकास का 27वां क्लास है। चलिए शुरू करते हैं इसे बिना देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आता है कि भूमि पर की जाने वाली समस्त प्रक्रियाएं जो फसल उत्पादन, पशुपालन और व्यवसाय के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें करने की कला एवं विज्ञान को क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। मतलब हम अपने भूमि या मृदा पर, ठीक है, हम विभिन्न प्रकार की फसल उत्पादन की प्रक्रिया कर रहे हैं या पशुपालन की क्रिया कर रहे हैं या उससे किसी प्रकार का व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें किस में आती हैं? कृषि में आती हैं। ठीक है, उस सभी प्रकार की कलाओं को हम क्या, कला और विज्ञान को हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कृषि जो शब्द है, ठीक है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एग्रीकल्चर। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, कृषि की उत्पत्ति जो एग्रीकल्चर शब्द है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। अगर इसको हम तोड़ें तो यह दो पार्टों में होता है। एक होता है एग्री और दूसरा होता है कल्चर। एग्री का शब्द होता है मृदा एवं कल्चर का शब्द होता है खेती करना। अर्थात यहाँ पे सामान्य रूप से कोई पूछे कि एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भूमि या मृदा पर खेती करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। भूमि या मृदा पर कृषि करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कृषि के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है निर्वाह कृषि और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं सबसे पहले कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि निर्वाह कृषि, तो शब्द से ही पता है कि जीवन निर्वाह करने के लिए, ठीक है, जीवन निर्वाह की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाह करना, कि हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, तो जीवन निर्वाह करने के लिए जिस प्रकार जो हम खेती करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि निर्वाह कृषि, ठीक है, कितने प्रकार की होती है? तो निर्वाह कृषि भी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आपका होता है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, अब यहाँ पे सामान्य समय आपको होता है कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो जीवन निर्वाह के लिए जो हम कृषि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। और निर्वाह कृषि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आपका आदिम निर्वाह कृषि। तो यहाँ पर आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से किसी एक स्थान पर, ठीक है, खेती करना। जैसे खास करके हम अपने उत्तर भारत में देख लेते हैं, यहाँ पर सभी लोगों के खेत क्या है? अस्थायी हैं। एक जगह पर रह के, एक जगह पे घर बना के क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो अस्थायी रूप से किसी एक स्थान पर रुककर अपनी मृदा या अपनी भूमि पर चावल, गेहूं, ठीक है, मक्का, दलहन आदि को उगाना क्या कहलाता है? आपका गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि का मतलब सामान्य रूप से कि यहाँ पर अस्थायी शब्द जुड़ जाता है कि अस्थायी रूप से कहीं पर रुक कर, ठीक है, अस्थायी रूप से जहाँ पे हमारी भूमि हो वहां पर विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? आपका गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। और दूसरा आपका होता है आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह का मतलब होता है कि अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से कृषि को करना। ठीक है, अस्थायी रूप से कृषि को करना क्या कहलाता है? कि आदिम निर्वाह कृषि। जैसे यहाँ पे आदिम निर्वाह कृषि 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है झूम कृषि, ठीक है, झूम खेती। तो यहाँ पे आप सभी लोग नाम सुने होंगे, झूम खेती किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो आपके किसान होते हैं, खेती करते हैं, उनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता है या अस्थायी भूमि नहीं होता है। कभी एक जगह पे करते हैं फिर दूसरी जगह पे करते हैं। तो आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या आता है? झूम खेती। ठीक है, तो झूम खेती किसे कहते हैं? ठीक है, तो झूम खेती को यहाँ पर हम लोग स्थानांतरीय, ठीक है, झूम खेती को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे किन किन नामों से जानते हैं। तो पहला नाम आता है आपका स्थानांतरी कृषि। ठीक है, एक नाम तो आपका झूम खेती है ही। एक नाम आता है आपका कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि। ठीक है, झूम खेती को हम लोग स्थानांतरित कृषि या कर्तन या दहन कृषि कहते हैं। ये सामान्य रूप से प्रचलन में है। अन्य क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि झूम खेती कहते किसे हैं या स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, कर्तन या दहन कृषि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि झूम खेती के अंतर्गत, ठीक है, झूम खेती के अंतर्गत क्या होता है कि वनस्पतियों को साफ करके उसे जलाकर खेत बनाते हैं। इस कृषि में किसान हल का प्रयोग नहीं करता है
और वनस्पतियों को जलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इस कृषि में एक खेत पर कई सारी फसलें जैसे एक साथ मक्का, चावल, सब्जियां आदि उगाई जाती हैं और एक बार फसल काटने के बाद खेत को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे खास करके इसे हम लोग क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं कि हम आसपास की वनस्पतियों को जलाते हैं और उन्हीं वनस्पतियों को जलाने से वहाँ पे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें किसी प्रकार के हल का प्रयोग नहीं किया जाता है या इस खेती को ठीक है जुताई की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ पे एक साथ कई सारे फसल बोए जाते हैं। जैसे सामान्य रूप से मैंने आपको बताया कि झूम खेती के 3 नाम प्रचलन में है। एक तो आपका स्थानांतरीय, दूसरा है आपका कर्तन और दहन कृषि, ठीक है, और एक आपका है झूम कृषि। तो ये तो सामान्य रूप से प्रचलन में है, लेकिन इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में, जो आपके पूर्वोत्तर भारत में मेघालय हो गया, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है, तो खास करके जो आपके पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में इसे किसी नाम से जाना जाता है, झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में इसे हम लोग झूम खेती कहते हैं। अगर बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में इसे हम लोग बेवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, झूम खेती को बुंदेलखंड में क्या कहा जाता है, बेवार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जाना जाता है, दीपा के नाम से। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में इसे पोड़ू के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोड़ू के नाम से जाना जाता है। मलेशिया की अगर बात करें, ठीक है, मलेशिया, मलेशिया की अगर बात करें तो मलेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में इसे क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है। और ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि सामान्य रूप से हमारे यहाँ पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड में बेवार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में पोड़ू कहा जाता है। मलेशिया में इसे लदांग कहते हैं। ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। या सामान्य रूप से इसका प्रचलन भाषा क्या है, तो स्थानांतरित कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये हो गया आपका झूम खेती। अगला है आपका चलवासी या पशुचारण कृषि। तो चलवासी या पशुचारण कृषि क्या है, तो इसमें लोग अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने खास करके जनजातियों को आपने देखा होगा, जो जनजाति होते हैं अपने पशुओं के साथ, ठीक है, उनके चारे की तलाश में क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, चलवासी या पशुचारण कृषि कहा जाता है। अब इसमें आप लोगों ने खास करके कुछ जनजातियों की बात करें तो जैसे लद्दाख में, लद्दाख की एक जनजाति जिसका नाम है आपका चांगपा। ठीक है, लद्दाख की एक जनजाति जिसका नाम है चांगपा। और जम्मू कश्मीर की एक जनजाति, सॉरी, लद्दाख की जनजाति है चांगपा और अगली एक जनजाति है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है वाल, बक्करवाल। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है बक्करवाल। ठीक है, तो ये आपकी जो है हिमाचल प्रदेश की जनजाति, ये जनजातियां मुख्यतः चलवासी या पशुचारण कृषि करते हैं। ये अपने साथ ऊंट, भेड़, बकरियों को लेकर चलते हैं। जैसे लद्दाख के चांगपा जनजाति की अगर बात करें तो ये अपने साथ, ठीक है, भेड़ और बकरियों को लेकर चलते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और उन्हीं भेड़ बकरियों से जो उनके बाल होते हैं उनसे ऊन बनाया जाता है, तो उन्हीं के बाल को बेचकर, ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया निर्वाह कृषि। ठीक है, तो निर्वाह कृषि में मैंने आपको बताया कि एक होता है निर्वाह कृषि, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका गहन निर्वाह कृषि, दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो अस्थायी रूप से एक जगह रुक कर जो कृषि किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। और यहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो कृषि किया जाता है अस्थायी रूप से एक जगह पर रुककर नहीं किया जाता है। आदिम निर्वाह कृषि दो प्रकार के होते हैं, एक आपका झूम खेती होता है और दूसरा आपका होता है चलवासी पशुचारण कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखा कि आदिम निर्वाह कृषि में किसी भी एक स्थान में रुककर कोई व्यक्ति खेती नहीं कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहता है, आदिम निर्वाह कृषि। और गहन निर्वाह कृषि खास करके आप पूर्वोत्तर, आपके उत्तरीय भारत में, उत्तर भारत में देख सकते हो, या जिस इलाके में हम लोग खास करके उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पर जो भी खेती की जाती है मुख्य रूप से क्या कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अगला आपका है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, अगला आपका है वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, तो वाणिज्यिक से समझ में ही आ जाता है कि
ठीक है, यहाँ पर हम जो फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, हम जो फसलों का उत्पादन कर रहे हैं किसके लिए, वाणिज्य या व्यापार के लिए कर रहे हैं। तो किसी बड़े पैमाने पर, ठीक है, किसी बड़े पैमाने पर जब हम किसी कृषि को करते हैं, जैसे हमने कहा कि जो गहन निर्वाह कृषि होता है इसमें छोटे पैमाने पर केवल हम अपने जीवन निर्वाह के लिए गेहूं चावल बोते हैं। जैसे मेरे पास बीघा, 2 बीघा या 3 बीघा खेत हो गया, तो वहां पे हम क्या करेंगे, गेहूं चावल को उगाएंगे तो, लेकिन केवल अपने निर्वाह के लिए। लेकिन यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि में क्या होगा कि आप गेहूं चावल का उत्पादन तो करोगे, लेकिन यहाँ पे गेहूं चावल का उत्पादन, ठीक है, 100 बीघा 50 बीघा में जब आप करने लगते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। कि यहाँ पर कि एक फसल बड़े पैमाने पर जब उगाई जाती है, जैसे गेहूं और मक्का, ठीक है, इसके प्रमुख फसल हो जाते हैं, गेहूं, मक्का हो गया, आपका गन्ना हो गया, ये सारे क्या है, आपके वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आते हैं कि इन्हें बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और इसे बेचकर हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो जब हम कृषि का उपयोग, ठीक है, पैसे के लिए करने लगे, ठीक है, जब कृषि का उपयोग हम पैसे के लिए करने लगे तो किस में आ जाएगा, आपके वाणिज्यिक कृषि में। अब यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो जब किसी खेत पे हम खेती और पशुपालन, कृषि और पशुपालन एक साथ करते हैं, ठीक है, हम खेती भी कर रहे हैं और पशुपालन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, जब हम खेती और पशुपालन एक साथ करने लगे तो उसे हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। और अगला है आपका रोपण कृषि। तो रोपण कृषि में आ जाता है कि जिन फसलों को हम रोपते हैं, जैसे कि आपका चाय हो गया, कहवा हो गया, कहवा अर्थात काफी हो गया, आपका केला हो गया, कपास हो गया, रबड़ हो गया, काजू हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, ठीक है, इन फसलों को हम क्या करते हैं, रोपते हैं। ठीक है, इन फसलों को हम क्या करते हैं, रोपते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहा जाता है। और रोपण कृषि के अंतर्गत जिन फसलों को बोया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नगदी फसल, ठीक है, नगदी फसल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे रोपण कृषि में क्या आ जाएगा कि जिन फसलों को हम रोप कर उगाते हैं, जैसे कि आपका चाय, कहवा, केला, कपास, गन्ना, काजू, रबड़, ये सभी के सभी रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। और रोपण कृषि के अंतर्गत जिन फसलों को बोया जाता है नगदी फसल कहा जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि नगदी फसल किसे कहा जाता है, तो जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पैसा। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इसका हम बुआई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, पैसा। और नकदी फसल का मतलब होता है कि इसको सीधे खेत से, ठीक है, सीधे खेत से घर पे ले जाकर कोई और अन्य कार्य नहीं करना है, हमें सीधे खेत से ही इसे बेच दिया जाता है। जैसे कि हम लोग समान रूप से जिस क्षेत्र में रहते हैं, गन्ना, ठीक है, तो हालांकि अब तो गन्ना का खेती हमारे क्षेत्रों में काफी कम है, लेकिन जिन क्षेत्रों में गन्ना की खेती की जाती है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, गन्ना को जो हम बेचते हैं तो इसको हम लोग गुड़ बनाकर नहीं बेचते हैं, सीधे गन्ना को क्या करते हैं कि मिल मालिकों को बेच देते हैं, गन्ना मिल मालिकों को। तो यहाँ पे जो फसल जो डायरेक्ट खेत से ही क्या होती है, बिक जाती है। ठीक है, डायरेक्ट खेत से काटे और वह क्या हो गई, बिक गई। तो ऐसे फसलों को हम क्या कहते हैं, नगदी फसल। जैसे अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं खेत में नहीं बिकता है, पहले आप गेहूं को काटोगे, गेहूं के काटने के बाद उसकी थ्रेशरिंग करोगे, थ्रेशरिंग करने के बाद उसे बोते हो। लेकिन गन्ना को केवल आप क्या करोगे, काटोगे और काटने के बाद तुरंत क्या कर दोगे, बेच दोगे। ठीक है, चाय की अगर बात करें तो आपने देखा होगा चाय की अगर पत्ती सीधे डायरेक्ट हम खेत से काटें और चाय पत्ती को बेच दिए। ठीक है, कहवा में भी वही होता है। ठीक है, रबड़ में भी वही होता है कि रबड़ के पेड़ से हम रबड़ को प्राप्त करते हैं और सीधे बेच देते हैं, उसमें किसी प्रकार का हम एडिशनल वर्क नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की फसलों को हम क्या कहते हैं, नगदी फसल, कि जिसको डायरेक्ट हम क्या कर सके, पैसे में बदल सके। और नगदी फसल किस कृषि के अंतर्गत आता है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह आपके कृषि का पार्ट 1 है। ठीक है, कृषि का पार्ट 1 है और ग्रामीण विकास का 27वां वीडियो है। जल्दी आपका इसका पार्ट 2 आएगा और यह 2 से 3 पार्टों में हो सकता है। और जैसे यह चैप्टर आपका समाप्त होगा, इससे संबंधित एमसीक्यू हम आपको कराएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।